दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जय हो स्टडी में। समाजशास्त्र के अंतर्गत कार्ल मार्क्स, आज हम कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में इनके दो सिद्धांतों को रखा गया है, एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा विरसन वैराग्य या जिसको अलगाव कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बात करेंगे। इसके साथ आपको बता दूं, मुख्य परीक्षा के क्लासेस के लिए या फिर किसी वैकल्पिक विषय की क्लास के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर जो भी आपको क्वेरी हो कर सकते हैं 9453775039 पे। तो चलिए देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। वैसे कार्ल मार्क्स को किसी एक इनके हर विषय से संबंधित इतने विचार आपको उपलब्ध हैं कि किसी एक विषय से जोड़ना सही नहीं होगा। इनको राजनीति विज्ञान में भी आप पढ़ते हैं, इनको अर्थशास्त्र में भी आप पढ़ते हैं, इनको दर्शन शास्त्र में भी आप पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो किसी एक ये ऐसे विचारकों में से हैं जिनको किसी एक विषय से जोड़ना सही नहीं है। ठीक है, तो इनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था ये इन्होंने किस संदर्भ में दिया? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत दिया। और कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत जो इनकी मान्यता थी, जिसके ये प्रबल पक्षधर थे, वो ये कि आर्थिक जो संरचना होती है, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं मतलब जो आर्थिक संरचना है वो भौतिक वस्तुएं हैं। भौतिक वस्तुएं ही आर्थिक संरचना को निर्धारित करती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान आदि हो गया। तो यही सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना को निर्धारित करती हैं। कुल मिलाकर के मोटी मोटी सी बात कार्ल मार्क्स के विचारों में यही थी। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये शब्द आया कहाँ से अगर बात की जाए तो हीगल और फ्यूरोबैक ये दो मित्र थे, ये दर्शन शास्त्री थे दोनों। हीगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि संसार की जो संरचना है वो मनुष्य के विचारों पर आधारित होती है। ठीक, विचारों पर आधारित होती है, अर्थात जो विचार होते हैं उनसे कुछ प्रश्न निकलते हैं। इन विचारों से इन प्रश्नों का उत्तर भी होता होगा। जब प्रश्न निकलते हैं तो उसका उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। और इन प्रश्न और उत्तरों के मध्य, जब प्रश्न है तो एक ही उत्तर तो होगा नहीं, मस्तिष्क तो कई हैं, कई मनुष्य हैं, तो सबका उत्तर अलग अलग होगा। तो इससे क्या होगा? द्वंद्व उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। तो इन्हीं विचारों के संघर्ष से ही सामाजिक संरचना निर्धारित होती है। और सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होता है इसी द्वंद्ववाद के कारण होता है, इसी संघर्ष के कारण होता है। मतलब कोई विचार आया, उस विचार में कुछ प्रश्न निहित थे, उस प्रश्न से संबंधित कई उत्तर मिले, उन उत्तरदाताओं के अंतर्गत संघर्ष पाया गया कि नहीं मेरा उत्तर सही है, नहीं मेरा उत्तर सही है, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। इससे क्या हुआ? सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। तो द्वंद्ववाद सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है, ऐसा हीगल का मानना था। और ये परिवर्तन, ये संरचना किस पर आधारित होती है? विचार पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? विचार पर आधारित होती है। और जब इन पर विचारों में परिवर्तन होता है, और विचारों में परिवर्तन क्यों होता है? द्वंद्ववाद के कारण होता है, संघर्ष के कारण होता है। और जब विचारों में परिवर्तन होता है तो पूरा जब समाज ही विचारों पर आधारित बताया इन्होंने, तो जब विचारों में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन हो जाएगा, ये हीगल का कहना था। फिर इनके मित्र फ्यूरोबैक जो होते हैं इनसे बड़े नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं भैया ऐसा है कि जो ये विचार हैं ना, ये विचार बिना मस्तिष्क के तो आएंगे नहीं। मनुष्य के अंदर दिमाग है, मस्तिष्क है, और ये मस्तिष्क एक भौतिक पदार्थ है। मस्तिष्क क्या है? भौतिक पदार्थ है। और मस्तिष्क को चलायमान रखने के लिए, तेज रखने के लिए पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। व्यक्ति का विचार तभी उदित होगा जब उसका मस्तिष्क काम करेगा, और मस्तिष्क के काम करने के लिए शरीर का काम करना आवश्यक है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इनका कहना था कि भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, न कि
विचार। क्यों? क्योंकि विचारों की उत्पत्ति के लिए मस्तिष्क का होना आवश्यक है। मस्तिष्क के काम करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं का अर्थात भौतिक पदार्थों का होना आवश्यक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इस प्रकार से इन्होंने हीगल के सिद्धांत को लेकर उसका अध्ययन किया, उसमें कमियां बताई और अपना भौतिकवाद का सिद्धांत दिया फ्यूरोबैक ने कि ये जो संसार है भौतिक वस्तुओं पर टिका है। इन भौतिक वस्तुओं के परिवर्तन के आधार पर समाज का परिवर्तन होता है, न कि विचारों में परिवर्तन के आधार पर। इसलिए जो भौतिक पदार्थ हैं वही इस संसार का आधार हैं, वही संसार के स्वरूप को, संसार की संरचना को और इस समाज के परिवर्तन को निर्धारित करती हैं। ठीक, तो ये फ्यूरोबैक का था। अब मार्क्स क्या करते हैं? ये इन दोनों का अध्ययन करते हैं, समाज के परिवर्तन के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों का अध्ययन करते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं और इन दोनों के सिद्धांतों की कमियों को और अच्छाइयों को पकड़ लेते हैं और अपने समाज के परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं, इनके सिद्धांतों के आधार पर ही कहते हैं कि जो द्वंद्व होता है ना, ये संघर्ष होता है, वो क्यों होता है? भौतिक वस्तुओं पर कब्जे को लेकर, भौतिक वस्तुओं जो संसाधन हैं उन पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष पाया जाता है विभिन्न समाजों में, जिसके कारण कि परिवर्तन का जन्म होता है। उनका कहना है कि जो ये भैया विचार होते हैं ना, जैसा कि फ्यूरोबैक ने भी कहा, जो विचार होते हैं, जो अन्य संरचनाएं होती हैं, वो तभी जीवित रह सकती हैं, तभी उनका अस्तित्व रह सकता है जब भौतिक संरचना मौजूद हो। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है कि समाज की दो मूलभूत संरचनाएं पाई जाती हैं, एक अधोसंरचना जिसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं और एक अधिसंरचना जिसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। इस संरचना के केंद्र में, समाज की संरचना के केंद्र में ये अधोसंरचना होती है, आर्थिक या भौतिक संरचना जिसको कहते हैं। अधोसंरचना के अंतर्गत क्या आती हैं? आर्थिक संरचना या भौतिक संरचना आती है, रोटी, कपड़ा, मकान और आर्थिक गतिविधियां आती हैं। इन्हीं गतिविधियां सही रहेंगी तो इन्हीं के इर्द गिर्द अन्य संरचनाएं, चाहे वो राजनीतिक संरचना हो, सांस्कृतिक संरचना हो, ठीक है, धार्मिक संरचना हो, जितनी भी अन्य संरचनाएं हैं समाज में, वो इन्हीं संरचनाओं पर आधारित होती हैं, अर्थात अधोसंरचना पर ही आधारित होती है, अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरह से फिगर भी आप बना सकते हैं। तो केंद्र में क्या रहेगा? आर्थिक संरचना और भौतिक संरचना या अधिसंरचना जिसको कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी राजनीतिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, धार्मिक संरचना, कानूनी संरचना, जितनी भी संरचनाएं और हैं ये इसी पर आधारित होती हैं। अगर सोचिए कि रोटी, कपड़ा, मकान रहे ना, सिर्फ जंगल ही जंगल रहे, तो वहां पे अन्य संरचनाओं का वजूद नहीं रह जाएगा या फिर अस्तित्व विहीन रहेंगे लगभग। उनके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं कहा जा सकेगा, व्यवस्थित संरचना नहीं पाई जाएगी। तो संरचना, अन्य संरचनाएं जो भी होंगी, उनका जो स्वरूप होगा वो किस पर आधारित होगा? अधोसंरचना या आर्थिक या भौतिक संरचना पर आधारित होगा। और आर्थिक संरचना ही इन सभी संरचनाओं का निर्धारण करती है। इसी को कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं। आर्थिक निर्धारणवाद कई बार आता भी है कि आर्थिक निर्धारणवाद क्या है, तो यही है कि आर्थिक संरचना ही अन्य सभी संरचनाओं का निर्धारण करती है। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक या एकमात्र कारक आर्थिक संरचना में पाई जाने वाले द्वंद्ववाद के कारण होता है। अतः समाज परिवर्तन का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक संरचना है। सबसे पहले अगर समाज में परिवर्तन होना होगा तो आर्थिक संरचना में परिवर्तन होगा, तभी समाज में परिवर्तन होगा। तो क्यों? क्योंकि अन्य सभी संरचनाएं आर्थिक संरचना पर आधारित हैं। आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण भी अन्य संरचनाओं में भी परिवर्तन होगा। इस तरह से समस्त समाज में परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक संरचना में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? द्वंद्ववाद के माध्यम से। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, समाज में परिवर्तन आर्थिक संरचना में परिवर्तन कारण होगा। और आर्थिक संरचना में परिवर्तन क्यों होगा? आर्थिक संरचना में ही मौजूद द्वंद्ववाद के कारण। द्वंद्व क्या होता है? संघर्ष होता है। इनका मानना था कि आगे हम, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद,
उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास के सभी समाजों में संघर्ष पाया गया है, दो वर्ग पाए गए हैं, एक वर्ग शोषक और एक वर्ग शोषणकर्ता, शोषित होने वाला, प्रत्येक समाज में। और इस तरह से जो शोषण करता होगा वो चाहेगा कि शोषित हम जितना चाहे शोषण करें, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करें। जो शोषित वर्ग होगा वो सोचेगा हम शोषण से कैसे आज़ाद हों। तो इस तरह से ये संघर्ष पाया जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये संघर्ष अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाएगा और जब वो स्थिति आ जाएगी तब समाज में परिवर्तन हो जाएगा। तो वही द्वंद्ववाद है, उसको ऐतिहासिक द्वंद्ववाद कहते हैं, इसको भौतिक द्वंद्ववाद या इसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं, जो कि 3 नियमों पे आधारित होता है। ये द्वंद्ववाद 3 नियमों पे आधारित होता है। तो आर्थिक संरचना में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? द्वंद्ववाद के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक संरचना में अंतर विरोध पाया जाता है। इन अंतर विरोधों के कारण ही संघर्ष अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है और जब पराकाष्ठा को प्राप्त करता है तो समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। यही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यह द्वंद्ववाद 3 नियमों पर आधारित होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये द्वंद्ववाद जो है, ये संघर्षवाद जो है वो 3 नियमों पर आधारित होता है। कौन कौन से नियम? विरोधियों में परस्पर एकता व संघर्ष का नियम पहला नियम है। उदाहरणतः जैसे पूंजीवाद है, पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक पूंजीपति वर्ग पाया जाता है, दूसरा श्रमिक वर्ग पाया जाता है या सर्वहारा वर्ग पाया जाता है। शुरुआत में जब पूंजीपति की कोई उद्योग लगता है वहां पे बड़े प्यार से श्रमिकों को बुलाया जाता है ना, सेवा के लिए। ये श्रमिक बड़े प्यार से आते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलती है और उद्योग फलता फूलता रहता है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है? पूंजीपति लाभ पा करके बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, श्रमिक वर्ग का शोषण बढ़ जाता है। इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनका ख्याल नहीं किया जाता है, प्रॉफिट में उनका शेयर नहीं होता है, जबकि प्रॉफिट कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो श्रमिक कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं। पूंजीपति वर्ग चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करें, ज़्यादा कम से कम हमको लागत लगे ताकि श्रमिकों को ज़्यादा आय न देनी पड़े, पैसे न देने पड़े, काम ज़्यादा लिया जाए। श्रमिक वर्ग चाहेगा हमें जितना काम करें उसका उचित दाम मिले, प्रॉफिट में भी चाहेगा कि हमको शेयर मिले, है ना। फैमिली की भी सुरक्षा चाहेगा, अपनी भी सुरक्षा चाहेगा, छुट्टी भी चाहेगा। तो तमाम बातें, अब ये पूंजीपति वर्ग छुट्टी ज़्यादा देना नहीं चाहेगा, तो क्या होगा? अंतर विरोध पाया जाएगा। तो शुरुआत में देखा सहयोग पाया गया, बाद में संघर्ष पाया गया, और यही जब संघर्ष अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो समाज में परिवर्तन हो जाता है। तो ये द्वंद्ववाद है। दूसरा नियम है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। शुरुआत में कार्ल मार्क्स का कहना है कि शुरुआत में जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, मतलब उनसे समाज में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परिवर्तन इस द्वंद्व के कारण, संघर्ष के कारण गुणात्मक स्वरूप ले लेता है। गुणों में परिवर्तन होता है समाज के। जैसे पूंजीवादी समाज है, इसमें भैया संघर्ष पाया जाता है, हमने आपको बताया। जब यह संघर्ष अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है, छोटे छोटे संघर्ष होते हैं, फिर वो उनका एक क्षेत्रीय रूप देखने को मिलता है, फिर राज्य स्वरूप देखने को मिलता है, फिर देशव्यापी हो जाते हैं, कभी कभी विश्वव्यापी हो जाते हैं। जब इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, इतना बड़ा संघर्ष अपना रूप ले लेता है, तो वो मात्रात्मक परिवर्तन न रह करके गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है और पूरी समाज की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि पूंजीवादी समाज का पूंजीवादी व्यवस्था का समाजवादी व्यवस्था में तब्दील हो जाना। पूंजीवादी समाज एक दिन, कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी समाज में एक दिन ये संघर्ष जब अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा तब ये समाजवादी व्यवस्था का रूप ले लेगा। ठीक है, जब शोषित वर्ग खुला संघर्ष
कर देगा जो शोषण करता है उनके खिलाफ। तब पूंजीवादी समाज ये समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी, जो कि चरम अवस्था मार्क्स ने बताई है, ठीक है, जो कि चरम सीमा बताई है समाजवाद की, चरम सीमा साम्यवाद, जहाँ पे सब समान होंगे, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सरकार का वहाँ पर अस्तित्व ही नहीं होगा। तो वहाँ उसकी हम चर्चा करेंगे जब संघर्ष का सिद्धांत हम पढ़ेंगे एक साथ सबके लिए, जिन जिन संघर्षवादियों का है, जो दूसरा आपका यूनिट है। तो तीसरा नियम क्या है? निषेध से निषेध का नियम। इनका कहना है निषेध का नियम मतलब प्रत्येक व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उस व्यवस्था का निषेध करते हैं, या उस व्यवस्था के निषेध का काम करते हैं, या उस व्यवस्था के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या उस व्यवस्था में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको क्या कहते हैं? निषेध का निषेध कहते हैं। अर्थात एक नकारात्मक व्यवस्था है, एक व्यवस्था नकारात्मक है, उसमें नकारात्मक तत्व मौजूद हैं, जैसे पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था है, शोषणवादी व्यवस्था उसको बोला जाता है, इसमें श्रमिकों का शोषण होता है, तो नकारात्मक है। इस नकारात्मक व्यवस्था में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस नकारात्मकता का निषेध करने के काम में आते हैं। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में संचार के साधन होते हैं और परिवहन के साधन होते हैं, जो कि जब श्रमिक वर्ग, जो शोषित वर्ग है, जब संघर्ष करेगा तो उसकी काम में भी ये तत्व आएंगे, जबकि ये तत्व किसका देन है? पूंजीवादी व्यवस्था का देन है, उद्योगवादी जो औद्योगिक समाज है उसकी देन है। लेकिन जब ये श्रमिक वर्ग संघर्ष करेगा तो यही तत्व इनके काम आएंगे और व्यवस्था में परिवर्तन के एक मापदंड, एक आधार बनेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहते हैं? निषेध के निषेध का नियम कहते हैं। तो इन तीन नियमों के आधार पर ही आर्थिक संरचना में परिवर्तन होता है, जो समाज की आर्थिक संरचना है। और जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, चूंकि ये केंद्रीय व्यवस्था होती है, ये समाज की अधोसंरचना है, तो इसलिए इस पर आश्रित जो अधिसंरचना है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, सांस्कृतिक जो संरचनाएं हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार समाज में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से ये कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, का सिद्धांत है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने दिया था। अब आप लोग इस सिद्धांत को लिख लीजिए शुरू से, ठीक है? लिखें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये आप हेडिंग डालिए। कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक आदर्शवाद और फ्यूरोबैक के भौतिकवाद को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। हीगल ने, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, हीगल ने दर्शन शास्त्र में अपने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की व्याख्या करते हुए कहा, आप स्लो करके लिख लीजिएगा, ऊपर से ये स्पीड स्लो करके आराम से लिख सकते हैं, तो मुझे बहुत धीरे बोलने की जरूरत नहीं है। हीगल ने दर्शन शास्त्र में अपने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि संपूर्ण जगत या संपूर्ण संसार या संपूर्ण समाज एक निरपेक्ष विचार की उपज या प्रतिच्छाया है। विचार की उपज है, विचारों से संसार की उत्पत्ति या समाज की उत्पत्ति होती है, इनका कहना था। इनके अनुसार जब विचारों में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण संसार में या समाज में परिवर्तन आता है, और विचारों में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है। हीगल के अनुसार प्रत्येक विचार में
उसका विरोधी विचार छिपा होता है। प्रत्येक विचार में उसका विरोधी विचार छिपा होता है। कुछ दिनों में यही विरोधी विचार उभर कर सामने आ जाता है और दोनों में, अर्थात जो वाद है अर्थात विचार है और जो विरोधी विचार है, दोनों में तर्क वितर्क होता है, जिससे एक नया विचार निकल कर आता है। जिससे एक नया विचार निकल कर आता है, जिसे संवाद कहते हैं। अर्थात वाद प्लस प्रतिवाद बराबर संवाद। वाद प्लस, लिख सकते हैं, वाद प्लस प्रतिवाद इक्वल टू संवाद, या इक्वल टू मत लिखेगा, एक एरो बनाकर लिख दीजिएगा संवाद। अर्थात वाद और प्रतिवाद जब टकराते हैं तो एक नया विचार आता है जिसको संवाद कहते हैं। जिससे, अच्छा क्या आपने लिखा, तो एक नया विचार निकल कर आता है जिसे संवाद कहते हैं, और फिर नए जगत का निर्माण होता है, नए संसार का निर्माण होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए। हीगल के दार्शनिक मित्र फ्यूरोबैक हीगल की द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि हीगल का यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, अर्थात भौतिक वस्तु है। शरीर भौतिक पदार्थों का संकलन है, अतः मस्तिष्क भी भौतिक पदार्थ है। इसलिए भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, न कि विचार। इनका कहना था कि भौतिक पदार्थ केंद्र में होते हैं, न कि विचार, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति के लिए भौतिक पदार्थ का होना अनिवार्य है और भौतिक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, या भौतिक पदार्थों का निर्धारण के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अतः इनके अनुसार भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार हैं। यही फ्यूरोबैक का भौतिकवाद है। अब पैराग्राफ चेंज करिए। पैराग्राफ चेंज। मार्क्स दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते समय दोनों के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। यह सर्वप्रथम भौतिकवाद की व्याख्या हीगल के आदर्शवाद के खंडन के आधार पर, हीगल के जो अभी आदर्शवाद आपने देखा, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, उसके खंडन के आधार पर करते हुए कहते हैं कि हीगल के अनुसार संपूर्ण संसार मनुष्य के विचारों की उपज है। अर्थात ये संसार को मनुष्यों के मस्तिष्क के बल पर खड़ा कर देते हैं। मार्क्स के अनुसार विचारों की उपज के लिए मानव का शारीरिक अस्तित्व आवश्यक है। अर्थात मस्तिष्क अपने आप में संपूर्ण नहीं है। मनुष्य का शरीर अगर नहीं होगा, जीवित नहीं रहेगा, मस्तिष्क का क्या हो जाएगा? एक परख नली में रख लीजिए, उसका क्या काम है? मस्तिष्क का कोई काम नहीं है। तो मस्तिष्क में विचार तो तभी उत्पन्न होंगे जब मस्तिष्क सही रहे। मस्तिष्क तभी सही रहेगा जब शरीर सही रहे। तो यही कह रहे हैं कि मनुष्यों को मस्तिष्क के बल पर ये खड़ा करते हैं। मार्क्स के अनुसार विचारों की उपज के लिए मानव का शारीरिक अस्तित्व आवश्यक है। शारीरिक अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी भौतिक वस्तुएं आवश्यक हैं। अतः मार्क्स का कहना था कि जो विचार है ना भैया, ये भौतिक वस्तुओं पर आधारित हैं। इसी आधार पर, अब लिखिए, आपने क्या लिखा? शारीरिक अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी भौतिक वस्तुएं आवश्यक हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। मार्क्स कहते हैं समाज की दो
मूलभूत संरचनाएं होती हैं। समाज की दो मूलभूत संरचना होती है। पहला अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर। दूसरा अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर। अधोसंरचना, पैराग्राफ चेंज। अधोसंरचना नींव का कार्य करती है। अधोसंरचना नींव का कार्य करती है। इसके अंतर्गत आर्थिक संरचना या भौतिक संरचना आते हैं, या आर्थिक या भौतिक एक ही है। इसके अंतर्गत आर्थिक संरचना या भौतिक संरचनाएं आती हैं। अधिसंरचना अधोसंरचना के ऊपर आश्रित होती है। अधिसंरचना अधोसंरचना के ऊपर आश्रित होती है। अधिसंरचना के अंतर्गत राजनीतिक संरचना, मनोरंजनात्मक संरचना, कानूनी संरचना, सांस्कृतिक संरचनाएं आदि आते हैं। ये सभी किस पर आधारित होते हैं? आर्थिक संरचना पे, अर्थात अधोसंरचना पे आधारित होते हैं। लिखिए, आर्थिक संरचना ही सभी संरचनाओं को निर्धारित करती है। यही मार्क्स का भौतिकवाद है। ये भौतिकवाद है इनका, कि भौतिक वस्तुएं संसार का, समाज का निर्धारण करती हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करिए, अब द्वंद्ववाद की बात कर लेते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा, तो चूंकि एक मिनट रुकिएगा, चूंकि सभी संरचनाएं आर्थिक संरचना पे आधारित हैं, अतः जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा तो संपूर्ण संरचना में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि सभी संरचनाएं इन पर आधारित हैं। तो यही मार्क्स कहते हैं कि जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा तो संपूर्ण ऊपरी संरचना में परिवर्तन आ जाएगा, अतः संपूर्ण समाज में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए समाज में परिवर्तन का मुख्य आधार आर्थिक अवस्था है। आर्थिक अवस्था में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है, क्योंकि आर्थिक अवस्था में अंतर विरोध छिपा होता है। द्वंद्वात्मक के 3 नियमों के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। यह द्वंद्ववाद में 3 नियम हैं। 3 नियमों के माध्यम से आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आता है। वे नियम निम्नलिखित हैं। 1 2 3 करके लिख लीजिए। पहला लिखिए, विरोधियों में परस्पर एकता व संघर्ष का नियम। लिखिए इसके अंतर्गत, प्रत्येक समाज की आर्थिक व्यवस्था में 2 वर्ग होते हैं। 2 वर्ग होते हैं। उन दोनों वर्गों के परस्पर हित आपस में टकराते हैं, इसलिए हितों में विरोध पाया जाता है। किंतु पहले शुरुआत में दोनों में सहयोग पाया जाता है। आगे चलकर जब दोनों के स्वार्थ, दोनों के हित परस्पर अधिक टकराने लगते हैं, या टकराहट जब ज्यादा हो जाती है, तो दोनों में संघर्ष विद्यमान हो जाता है। इसलिए द्वंद्ववाद का पहला नियम प्रत्येक समाज की आर्थिक व्यवस्था पे कार्य करता है। ये कोई भी समाज हो, आदिम समाज हो, वहां भी आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के संघर्ष पाया जाता था। आर्थिक संसाधन कौन होते थे तब? पत्थर के औजार होते थे, है ना। पत्थर के औजारों पर जिसका नियंत्रण रहता था वो राजा का कार्य करता था, कबीले का राजा हो जाता था। वो हथियार है उसके पास भाई। तो और जो दूसरा वर्ग था उस पर आश्रित रहता था, तो उसका मन माना शोषण होता था, तो हितों में संघर्ष पाया जाता था। तो वह जब संघर्ष ज्यादा हुआ होगा तो फिर कृषक समाज आया होगा। कृषक समाज में भी जो
आर्थिक संरचना है उस आर्थिक संरचना पे जिसका नियंत्रण रहा होगा वो जमींदार वर्ग हो गया होगा, और जो खेती करने वाला श्रमिक वर्ग होगा उस पर आश्रित होगा। दोनों के संघर्ष टकराए होंगे। जब संघर्ष बहुत ज्यादा हो गया होगा तो पूंजीवादी समाज व्यवस्था हमारे सामने आती है। पूंजीवादी समाज में भी परिवर्तन देखा जाएगा। मार्क्स का कहना है एक समय ऐसा आएगा जब पूंजीपतियों के खिलाफ जो शोषित वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वो संघर्ष करेगा। फिर समाजवादी व्यवस्था आएगी। कहीं कहीं समाजवादी व्यवस्था है भी, जैसे रशिया, चाइना आदि हो गया। हालांकि पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था वर्तमान में संभव भी नहीं है। पूंजीवाद को या उद्योगों को वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र वो नकार नहीं सकता है, देना ही पड़ेगा बढ़ावा। तो कुल मिलाकर बात कहने का ये है, मतलब ये कहना है कि विरोधियों में परस्पर एकता व संघर्ष, ये संघर्ष जो है ये लगभग प्रत्येक समाज में विद्यमान होता है। शुरुआत में एकता पाई जाती है, एक होकर सब संगठित होकर कार्य करते हैं। बाद में जो हित हैं वो टकराते हैं, जो उनमें टकराहट जब बढ़ जाती है तो वो संघर्ष का रूप ले लेते हैं, वो संघर्ष का रूप लेते हैं। तो आपने कहाँ तक लिखा कि आर्थिक द्वंद्ववाद का पहला नियम प्रत्येक समाज की आर्थिक व्यवस्था पर कार्य करता है। जैसे पूंजीवादी समाज की आर्थिक संरचना में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। दोनों के मध्य पहले परस्पर सहयोग पाया जाता है, किंतु आगे चलकर दोनों में संघर्ष व्याप्त हो जाता है और वही संघर्ष परिवर्तन का मुख्य आधार बनता है। दूसरा नियम लिखिए, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। किसी भी समाज की आर्थिक संरचना में पहले परिवर्तन मात्रात्मक होता है, किंतु जब मात्रात्मक परिवर्तन चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो गुणों में परिवर्तन आ जाता है और संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बदल जाती है। इसलिए संपूर्ण ऊपरी संरचना भी जो आर्थिक संरचना पर आधारित है वो भी परिवर्तित हो जाती है और समाज में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पूंजीवादी समाज में दोनों विरोधी वर्गों अर्थात पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य संघर्ष मात्रात्मक होता है, किंतु जब वही संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो क्रांति आ जाती है और उस आर्थिक व्यवस्था के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। अर्थात वो पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगला लिखिए, निषेध के निषेध का नियम। निषेध के निषेध का नियम समझा दिया आपको, लिख लीजिए। प्रत्येक समाज की आर्थिक व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व छिपे होते हैं जो अंततः उस व्यवस्था के विनाश का कारण बनते हैं और उसे नए स्वरूप में तब्दील कर देते हैं, जो कि पुरानी वस्तु का निषेध होता है या पुरानी व्यवस्था का निषेध होता है। क्योंकि निषेध का तात्पर्य किसी पुरानी वस्तु का अंदर छिपी विशेषताओं के कारण नई वस्तु के रूप में तब्दील हो जाना होता है। जैसे गेहूं के बीज का पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाना। जैसे गेहूं के बीज का पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाना। गेहूं का बीज कहां से निकला है? पौधे से ही निकला है ना, और बाद में पौधे में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक इसी प्रकार उदाहरण स्वरूप पूंजीवादी समाज में भी उसके विनाश के तत्व अंतर्निहित होते हैं, जैसे संचार और यातायात के साधन। संचार और यातायात के साधन, और वही इसके विनाश का या परिवर्तन का मूल कारण बनता है। लिख लिया। अब निष्कर्षतः लिखे। निष्कर्षतः द्वंद्ववाद जब अपने
तीनों नियम के माध्यम से किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था पर कार्य करता है या लागू होता है तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक समाज के लिए नींव का कार्य करती है, इसलिए जब नींव में परिवर्तन होगा तो संपूर्ण ऊपरी संरचना, अब नींव गिरेगी तो पूरा घर गिर जाएगा, नींव मजबूत होगा तो पूरा घर मजबूत होगा। तो जब पूरी पूरी व्यवस्था ही नींव पर आधारित है, अर्थात आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है, तो संपूर्ण ऊपरी संरचना अर्थात समाज में परिवर्तन हो जाएगा। यही मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यही मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। इसकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं तो नहीं है, लेकिन मुख्यतः जो बाद के आदर्शवादी समाजशास्त्री हैं, विशेषकर मैक्स वेबर जैसे जो समाजशास्त्री, उन्होंने इसकी आलोचना की है, इनके सिद्धांत की। उनका कहना है कि इनका आर्थिक निर्धारणवाद एक अतिवादी सिद्धांत है। मतलब कि आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन को ही इन्होंने समाज में परिवर्तन का मुख्य आधार बताया है, जबकि मैक्स वेबर के अनुसार अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें भी अगर परिवर्तन हो जाए तो भी समाज में परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा ये सिद्ध करने का भी प्रयास किया। तो उनका कहना था कि कार्ल मार्क्स का ये कहना कि आर्थिक जो संरचना है उसी पे सारी संरचनाएं निर्धारित हैं, जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन होगा तभी सभी संरचनाओं में परिवर्तन होगा, ये सही नहीं है, पूर्णतः सही नहीं है। अर्थात मैक्स वेबर का कहना था कि आर्थिक जो व्यवस्था है वो एक प्रमुख कारण हो सकती है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं होती है, नहीं हो सकती है सामाजिक परिवर्तन का। जबकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन होगा तभी होगा जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो। तो एक प्रकार से एकमात्र कारक ये बताते हैं आर्थिक व्यवस्था को, जबकि मैक्स वेबर कहते हैं कि नहीं, आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि अन्य व्यवस्थाओं में भी अगर परिवर्तन हो जाए तो भी समाज में परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद समाज का जो सिद्धांत दिया उसमें इस बात को सिद्ध भी किया कि जब धार्मिक संरचना में परिवर्तन होगा तो भी समाज में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो न सिर्फ ये सिर्फ आर्थिक आधार पर समाज में परिवर्तन की व्याख्या वो सही नहीं है, मैक्स वेबर ऐसा मानते हैं। तो आलोचना अगर आए तो आप मैक्स वेबर की आलोचना लिख सकते हैं इनके संदर्भ में। मैक्स वेबर तो इनके एकदम दुश्मन थे, एक प्रकार से इनके पीछे पड़ गए थे, प्रत्येक सिद्धांत की आलोचना करते हैं मैक्स वेबर। हालांकि इतना आलोचनाएं आपको करनी नहीं है, प्रमुख सिद्धांत देखना है, उसमें जो प्रमुख आलोचनाएं एक दो हैं, अगर आलोचनात्मक पर मूल्यांकन पूछा जाए तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।